तमिलनाडु के एक छोटे से द्वीप रामेश्वरम में 15 अक्टूबर 1931 को एक साधारण लेकिन आध्यात्मिक परिवार में एक लड़के का जन्म हुआ। ये लड़का कोई और नहीं बल्कि अब्दुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था, जिसे आगे चलकर पूरी दुनिया मिसाइल मैन और पीपल्स प्रेसिडेंट के नाम से जानेगी। उनका बचपन साधारण था लेकिन उनके सपने असाधारण। यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है, एक कहानी संघर्ष, सपनों और प्रेरणा की। डॉक्टर कलाम के पिता जैनुलाब्दीन एक नाविक थे और तीर्थ यात्रियों को रामेश्वरम से धनुषकोडी तक नाव से ले जाने का काम करते थे। वो एक बेहद सादगीपूर्ण जीवन जीते थे, लेकिन उनकी दृष्टि गहरी और सोच उच्च थी। जैनुलाब्दीन का मानना था कि हर समस्या का समाधान शांति और ईमानदारी में है। उनके पास न तो अधिक धन था और न ही कोई बड़ी संपत्ति, लेकिन उनकी उदारता और दूसरों की मदद करने का स्वभाव असाधारण था। उन्होंने अपने बच्चों को सिखाया कि जीवन का असली उद्देश्य केवल अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन को बेहतर बनाना है। उनकी माता आशी अम्मा घर संभालने वाली एक स्नेहमयी महिला थी। परिवार आर्थिक रूप से संपन्न नहीं था, लेकिन उनके संस्कारों और मूल्यों में गहराई थी। बचपन से ही कलाम को कड़ी मेहनत, ईमानदारी और सेवा का महत्व सिखाया गया। उनके बचपन का एक किस्सा आज भी प्रेरणा देता है। जब उन्होंने अपने पिता से पूछा कि वो इतने सादगीपूर्ण जीवन क्यों जीते हैं, तो उनके पिता ने कहा, जीवन में असली धन सादगी और संतोष है। ये वाक्य कलाम के जीवन का मूल मंत्र बन गया। कलाम का बचपन मछुआरों के बीच बीता। वो अपने पिता के साथ समुद्र तट पर जाते, नावों की मरम्मत में मदद करते और बाद में सुबह सुबह अखबार बांटने का भी काम करते थे। ये काम उन्होंने अपनी पढ़ाई के खर्च को पूरा करने के लिए किया। उनके भीतर की जिज्ञासा और सीखने की लालसा ने उन्हें बचपन में ही एक अलग पहचान दी। उनके सबसे करीबी दोस्त रामनाथ शास्त्री थे, जो एक मंदिर के पुजारी के बेटे थे। उनकी दोस्ती ने जाति और धर्म की सीमाओं को तोड़ा और समाज को एकता का संदेश दिया। एक बार जब स्कूल के एक शिक्षक ने दोनों दोस्तों को धर्म के आधार पर अलग बैठाने की कोशिश की, तो रामनाथ के पिता ने उस शिक्षक को फटकार लगाई और कहा, बच्चों को उनके धर्म से नहीं, उनके गुणों से पहचानना चाहिए। डॉक्टर कलाम ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा रामेश्वरम के पंचायत स्कूल में की। बचपन में वो एक जिज्ञासु और मेहनती छात्र थे। एक घटना जिसने उनके जीवन को गहराई से प्रभावित किया, वह उनके शिक्षक सुब्रमण्य अय्यर के साथ हुई। एक दिन अय्यर ने उन्हें क्लास में बुलाया और स्पेस और प्लैनेट के बारे में पढ़ाया। उन्होंने कहा, तुम्हारे सपने तुम्हारी वास्तविकता हो सकते हैं अगर तुम उनके लिए मेहनत करो। इसने कलाम के भीतर वैज्ञानिक बनने की आकांक्षा को जन्म दिया। स्कूल के दौरान उनके पास किताबें खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए वो अपने दोस्तों से किताबें उधार लेकर पढ़ते थे। एक बार अय्यर ने कलाम को अपने घर बुलाया और अपने साथ खाना खिलाया। इस घटना ने कलाम को सिखाया कि समाज की सीमाओं को तोड़ना और समानता के लिए खड़ा होना कितना जरूरी है। अपनी हायर एजुकेशन के लिए उन्होंने सेंट जोसेफ कॉलेज तिरुचिरापल्ली में एडमिशन लिया, जहां उन्होंने फिजिक्स में स्पेशलाइजेशन किया। लेकिन उनका सपना साइंटिस्ट बनने का था। इसके बाद उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में दाखिला लिया। MIT में उनके अंतिम वर्ष का प्रोजेक्ट फाइटर जेट डिजाइन उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया। रिसोर्सेज की कमी के बावजूद उन्होंने इसे पूरा किया और अपने प्रोफेसरों का दिल जीत लिया। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद कलाम ने DRDO में साइंटिस्ट के रूप में काम करना शुरू किया। वहां उन्होंने होवरक्राफ्ट प्रोजेक्ट पर काम किया। ये प्रोजेक्ट असफल रही, लेकिन इसने उन्हें टीम वर्क और लीडरशिप के मूल्य सिखाए। 1969 में उन्होंने इसरो में कदम रखा। इसरो में अपने शुरुआती दिनों में डॉक्टर कलाम को सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 प्रोजेक्ट में शामिल किया गया। यह प्रोजेक्ट तकनीकी और फाइनेंशियल चुनौतियों से भरी हुई थी। इनिशियल टेस्ट बार बार विफल हो रहे थे और हर असफलता के साथ टीम पर दबाव बढ़ता जा रहा था। लेकिन डॉक्टर कलाम की नेतृत्व क्षमता और अटूट विश्वास ने पूरी टीम को एकजुट रखा। उन्होंने अपनी टीम के हर सदस्य को व्यक्तिगत रूप से प्रेरित किया और उनकी क्षमताओं पर भरोसा जताया। सीनियर कलीग प्रोफेसर सतीश धवन हमेशा उनके मार्गदर्शक बने रहे। जब SLV-3 का पहला सफल टेस्ट हुआ और भारत का पहला स्वदेशी सैटेलाइट रोहिणी स्पेस में स्थापित हुआ, तब सतीश धवन ने सारा क्रेडिट मीडिया के सामने डॉक्टर कलाम को दिया। ये घटना डॉक्टर कलाम के जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। इस सफलता ने न केवल उन्हें एक उत्कृष्ट वैज्ञानिक के रूप में स्थापित किया,
बल्कि भारत को स्पेस रिसर्च के क्षेत्र में एक नई पहचान दिलाई। 1980 के दशक में डॉक्टर कलाम ने डीआरडीओ में इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का नेतृत्व किया। इसके तहत उन्होंने अग्नि, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल और नाग जैसी मिसाइलों को डेवलप किया। 1998 में पोखरण के न्यूक्लियर टेस्ट में डॉक्टर कलाम की भूमिका ऐतिहासिक और अद्वितीय थी। एक ऐसा समय था जब भारत ने न केवल वैज्ञानिक बल्कि राजनीतिक और रणनीतिक स्तर पर भी एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। पोखरण का आयोजन गहरी गोपनीयता और सावधानी के साथ किया गया। टेक्निकल लेवल पर टेस्ट की तैयारी के लिए आवश्यक उपकरणों और तकनीकी को अत्यंत गुप्त रखना एक बड़ी चुनौती थी। इंटरनेशनल मॉनिटरिंग और सैटेलाइट से बचने के लिए टेस्ट स्थल को रातों रात तैयार किया गया। इस पूरे मिशन के दौरान डॉक्टर कलाम ने अपनी टीम के साथ दिन रात काम किया। उन्होंने सभी तकनीकी और वैज्ञानिक पहलुओं पर बारीकी से ध्यान दिया और ये सुनिश्चित किया कि टेस्ट पूरी तरह से तरीके से सुरक्षित और सफल रहे। राजनीतिक स्तर पर यह निर्णय लेना भारत को न्यूक्लियर शक्ति के रूप में दुनिया के सामने आना चाहिए आसान नहीं था। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और डॉक्टर कलाम के बीच इस विषय पर गहन चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने डॉक्टर कलाम पर पूर्ण विश्वास जताया और इस मिशन की जिम्मेदारी सौंपी। डॉक्टर कलाम ने इसे न केवल एक वैज्ञानिक बल्कि एक देशभक्त के रूप में लिया। 11 मई 1998 को पोखरण के तहत 5 न्यूक्लियर टेस्ट किए गए जो पूरी तरह सफल रहे। इन परीक्षणों ने भारत को दुनिया के सामने एक मजबूत न्यूक्लियर पावर के रूप में प्रस्तुत किया। इस सफलता ने डॉक्टर कलाम को न केवल भारत में बल्कि ग्लोबल लेवल पर एक महान साइंटिस्ट और नेता के रूप में स्थापित किया। 2002 में डॉक्टर कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। उन्होंने राष्ट्रपति भवन को आम नागरिकों के लिए सुलभ बनाया। उन्होंने युवाओं से संवाद किया और उन्हें बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित किया। डॉक्टर कलाम ने राष्ट्रपति बनने के बाद भी अपनी सादगी नहीं छोड़ी। उनके पास न तो बड़ी संपत्ति थी, न ही व्यक्तिगत धन। उन्होंने जो भी पैसा कमाया उसे समाज सेवा में लगा दिया। डॉक्टर कलाम को भारत रत्न, पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। उन्होंने युवाओं को प्रेरित करने के लिए अनगिनत पुस्तकें लिखी, जिसमें विंग्स ऑफ फायर और इग्नाइटेड माइंड्स मेन है। 27 जुलाई 2015 को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आईआईएम शिलांग में एक प्रेरणादायक भाषण दे रहे थे। उनके शब्दों में गहरा उत्साह और यंग जनरेशन के लिए अनंत संभावनाओं की झलक थी। वो क्रिएटिंग अ लिवेबल प्लैनेट अर्थ विषय पर बोल रहे थे जब अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। उनके साथ मौजूद सहयोगियों ने तुरंत उन्हें अस्पताल पहुंचाया। उनके साथ का ये अंतिम दिन साबित हुआ। उनका अंतिम भाषण भी उनके जीवन के उद्देश्य युवा भारत को प्रेरित करना का प्रमाण था। ये पल न केवल उनके योगदान की याद दिलाता है बल्कि ये भी सिखाता है कि ज्ञान और प्रेरणा देने की भावना कितनी शक्तिशाली हो सकती है।